गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, समझा दिया था। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ इसी टॉपिक को, वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। आपको ये बताया था कि वर्ण क्या है, व्याकरण में इसका मतलब क्या लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों ने ये सुना हो पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनी होगी, उनकी ध्वनियाँ सुनी होगी, और सड़कों पर जब वाहन वगैरह चलते हैं तो उनकी आवाज़ें भी आपने सुनी होगी, और मनुष्य जब बोलते हैं तब उनके मुँह से भी ध्वनि ही निकलती, आवाज़ ही निकलती है। तो व्याकरण में ध्वनि का मतलब होता है वर्ण। व्याकरण में ध्वनि का मतलब होता है वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताए थे वर्ण के भेद बताए थे। वर्ण के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? 3 भेद, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। क्या बताए थे मैंने? वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, स्वर की परिभाषा बताई थी कि स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा वायु बिना रुके मुख से बाहर आती है, तो उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में आया? स्वर की परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा वायु बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है, तो वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर की संख्या। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये भी बताया था कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मैंने 11 स्वर बताए थे। अब इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि इसके बाद आते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार मैं बताने जा रही हूँ आज से। स्वर के प्रकार उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, ध्यान से सुनना, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? क्या होते हैं ह्रस्व स्वर? कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, एक मात्रा वाले। ठीक है, ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर होते हैं एक मात्रा वाले, अ, ई और उ ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या आप ये कह सकते हो कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कम समय लगता है। फिर इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, जिसमें दुगुना समय लिया जा रहा है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लिया जा रहा है उच्चारण करते समय। ये तो हम जल्दी से बोल रहे हैं, कम समय लगा रहे हैं उसे बोलने में, अ, ई, उ, फटाफट से बोल रहे हैं ना, लेकिन दीर्घ स्वरों को बोलने में दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का, कितना? 2 मात्राओं का, या हम ये कह सकते हैं दुगुना समय लगता है। इनके उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का या दुगुना समय लगता है। फिर हम आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का, कितना? 3 मात्राओं का समय लगता है, लेकिन इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर का यूज या प्लुत स्वर का प्रयोग हम हिंदी में प्राय नहीं करते हैं, या इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। उदाहरणार्थ ओम प्लुत स्वर है, ये संस्कृत में यूज किए जाते हैं। कहाँ काम में आते हैं प्लुत स्वर? संस्कृत में। ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? इससे पहले आपने क्या पढ़ा? स्वर वर्ण पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता, उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं।
स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वर में तो किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के, व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है, उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड अंतस्थ व्यंजन और थर्ड ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे कहलाते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसलिए कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने के कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में 25 होते हैं। कक्का आपने पढ़ा है, कैसे लेके मैं तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे 25 होते हैं। तो कैसे लेके मैं तक के वर्ण क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इनके 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। कितने? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5 व्यंजन होते हैं, जो मैंने आपको सारणी के रूप में इधर बता दिया है। समझ लीजिए, ये इस तरफ तो वर्ग है और ये व्यंजन है और उनका उच्चारण स्थान है। क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। फिर त वर्ग त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। फिर है पै वर्ग में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, तो कै से लेके मैं तक समझ में आ रहा है? देखो कैसे स्टार्ट है और लास्ट में क्या आ रहा है? मैं। तो ये कितने हो गए टोटल संख्या में? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? संख्या में 25। तो कैसे लेके मैं तक ये सारे व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण स्थान इस सारणी के रूप में, इस सारणी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, व। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंत मतलब बीच में, स्थ मतलब स्थित होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण घर्षण से, मतलब जोर लगाकर, रगड़ से, रगड़ लग रही है तो रगड़ से उत्पन्न होने वाली ऊष्म वायु से होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म मतलब गर्म वायु, रगड़ लगती है तो गर्म होता है कोई भी चीज। जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है। इसी तरीके से ये वर्ण, ये जो व्यंजन है, ये भी घर्षण से उत्पन्न होने वाली मतलब इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊष्म वायु से होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त वर्ण। इस पे संयुक्त वर्ण जो दो वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से हैं ये? क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त वर्ण है। किन किन के मेल से बनते हैं ये? क, श और अ। मैंने क्या बताई थी? व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या बताई थी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मतलब इनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो क, श और अ स्वर मिलने पर ही
वह पूरा क्या कहलाएगा, श क्षत्रिय का कहलाएगा। त प्लस र और अ स्वर मिलाने पर ही वो कहलाएगा त्र, और ज प्लस ञ प्लस अ स्वर मिलने पर ही ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, श प्लस र और उसमें अ स्वर जोड़ने पर ही वो कहलाएगा श्र, श्रीमान वाला श्र। इसलिए इनको क्या कहा, इसलिए ये मूल ध्वनि नहीं माने जाते, क्योंकि ये दो वर्णों के योग से बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या है, मूल ध्वनि नहीं मानी जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, स्पर्श व्यंजन जो संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं, जो मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनके स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संख्या में 25 होते हैं, क से लेके मैं तक संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद फिर अंतस्थ व्यंजन बताया मैंने, ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। फिर उष्म व्यंजन के बारे में बताया, ये भी संख्या में 4 ही होते हैं, श, श, स, उष्म व्यंजन। फिर संयुक्त वर्ण, ये भी 4 ही हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, किन किन के योग से बनते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा वर्ण विचार का यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अयोगवाह ध्वनियाँ। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त वर्ण। यहाँ तक मैंने सभी को अच्छे से समझा दिया है। स्पर्श व्यंजन की मैंने आपको सारणी बनाकर सारणी के माध्यम से अच्छे से समझा दिया था। इसके बाद अयोगवाह वर्ण पढ़ेंगे, हम अयोगवाह ध्वनियाँ पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जो भी पॉइंट्स वगैरह पढ़ाए हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं। तो आज के लिए ओके, बाय बाय।